हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर विद्वानों को बुलाते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और टॉक शो के अंदर उनके विचार जानने का प्रयास करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ श्री संतोष भारतीय जी हैं। संतोष भारती जी, नमस्कार। आप नमस्कार। शो पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। श्री संतोष भारती जी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारिता से बहुत दशकों से जुड़े हुए हैं। रविवार आनंद बाजार पत्रिका से भी जुड़े रहे हैं और जितना गहन उनके पास अनुभव है राजनीति का, समाज का, अर्थशास्त्र का, देश विदेश की जो नीतियां होती हैं या देश विदेश में जो घटनाएं हैं उनके बारे में जो उनकी गहन जानकारी है, वो अपने आप में ही कहा जाए तो हमारे लिए एक प्रेशियस जेम है। संतोष जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया और अपने चैनल पे बुलाया, उसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आभार, होने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। शुरुआत देश से ही करेंगे, राजनीति से करते हैं। राजनीति का बदलता परिवेश लोकतांत्रिक मूल्यों का होता हुआ ह्रास, खास तौर से जो बाहर से जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो फ्रीडम हाउस रिपोर्ट हो, वीडम रिपोर्ट हो, या फिर लगातार पिछले कुछ वर्षों से बहुत सारे इंडेक्सेस, चाहे वो प्रेस फ्रीडम का हो, हंगर इंडेक्स हो, जेंडर गैप हो, कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक आधा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को छोड़ दें तो शायद किसी भी इंडेक्स पे भारत उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल जो व्यवस्था है वो ऐसा लगता है कि एक ढलान पर है। ये ऐसा हुआ क्या कि पिछले कुछ वर्षों से हम बहुत सारी चीजों में, चाहे लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, चाहे राजनीति हो या समाज हो या हमारा आपसी डिस्कोर्स हो जो बंगाल में भी देखने में आ रहा है, उनमें इतना पतन कैसे हो रहा है संतोष जी? विनोद जी, आपने जो विषय रखा है जी दिनेश, उसमें हाँ दिनेश जी, सॉरी। हाँ आपने जो विषय रखा है उस विषय की शीर्षक में ही ये बताता है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है और उसके कारणों की तह में जानना चाह रहे हैं। और आपने ये कह दिया कि पिछले कुछ वर्षों से, इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी जी के शासन काल से लेकर के अब तक ये जो 6 साल 7 साल का शासन काल है, इसको ज्यादा डिस्कस करना चाहते हैं। पर मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे लोग जो लोकतांत्रिक मूल्यों का चेहरा थे हमारे देश में, गांधी जी से शुरू करें, जैसे जैसे लोगों का अवसान होता चला गया, उनकी जिंदगियां खत्म होती चली गई, वैसे वैसे हमारे यहाँ मूल्यों के पैमाने बदलते गए। जी। गांधी जी के ज़माने के मूल्य जवाहरलाल जी में के समय नहीं थे, वो इंदिरा जी के समय नहीं थे, फिर वो राजीव गांधी के समय नहीं थे। एक-एक प्रधानमंत्री को आप ले लें और जो मूल्यों को बदल सकते थे, जिनमें 2 प्रधानमंत्री या 3 प्रधानमंत्री मैं मानता हूँ, जिनमें एक तो वीपी सिंह जी थे, दूसरे चंद्रशेखर जी थे और तीसरे देवेगौड़ा जी थे। ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने जी-जान से कोशिश की चीज़ों को बदलने की और देश के लिए नीतियाँ बनाने की, पर इन तीनों को साल भर से के आसपास मुश्किल से समय मिला। जी। तो वो लोग जब चले गए तो फिर नरसिम्हा राव जी आ गए, राजीव गांधी जी आ गए और उनके ज़माने के जो लोकतांत्रिक मूल्य उनकी समझ में थे, उन्होंने समाज में वो अपना अपनी धारणा, अपनी समझ, अपने विचार डालने की कोशिश की। जनता के ऊपर मैं लांछन नहीं लगाता, लेकिन जनता की समझदारी के ऊपर सवाल है कि पहले होता था जैसा राजा वैसी प्रजा। अब मैं ये मानता हूँ कि जैसी प्रजा वैसा ही राजा। तो जैसे जैसे प्रजा लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वास खोने लगी और इस विश्वास खोने की प्रक्रिया इन्हीं लोगों की, जवाहरलाल जी से लेकर के अभी मनमोहन सिंह तक जारी थी कि इन्होंने जितने वायदे किए, इन्होंने जो सपने दिखाए, उन सपनों के ऊपर ये कायम नहीं रहे, बल्कि उन्होंने ये बताया कि सपने सिर्फ कहने के लिए हम चुनाव में बताते हैं, जिसका कि पर्दा खोल दिया अमित शाह ने जब उन्होंने ये कहा कि हमने जो 2014 में वादे किए थे, वो वादे हमारे जुमले थे। जी। और मैं जुमले शब्द को परिभाषित करता हूँ झूठ से, कि जी। चुनाव में झूठ बोला जाता है, हमने झूठ बोला। जी। जब हम नितिन गडकरी महाराष्ट्र के एक चैनल के ऊपर बात कर रहे थे,
लेकिन 4 साल पहले नितिन जी, गडकरी ने साफ कहा, और उनकी स्वीकारोक्ति हमारे यहाँ कई लोग बता चुके हैं। मैंने उस क्लिपिंग को खुद सुना है जिसमें वो कहते हैं कि हमने तो अनाप-शनाप वादे ये सोच के कर दिए थे कि हम सत्ता में नहीं आने वाले, जी, लेकिन लोग सत्ता में आए। और इसमें सबसे बड़ा रोल एक समय के देश के श्रद्धेय या देश में एक समय एकमात्र नैतिक शक्ति मानी जाने वाले अन्ना हजारे थे। जी, अन्ना हजारे ने जिस तरीके से आंदोलन को मोड़ दिया, लोगों के मन में विश्वास जगाया कि अन्ना हजारे जनता की शक्ति जागृत करके सरकार के ऊपर अंकुश लगाने का, सत्ता के ऊपर या व्यवस्था के ऊपर अंकुश लगाने की कोई शक्ति उसमें से निकालेंगे। लेकिन उसकी जगह निकला पहाड़ खोदा चूहा, अरविंद केजरीवाल जी आए। अरविंद केजरीवाल जी का मानना था कि सत्ता हाथ में नहीं होगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वो आंशिक रूप से सही थे, पर अन्ना हजारे ने देश के लोगों का, आंदोलनकारियों का विश्वास खो दिया और तोड़ दिया, दूसरे शब्दों में, जिसमें किसी भी राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट के या राजनीतिक औजार के न रहने की वजह से वो सारा का सारा गुस्सा जो कांग्रेस के प्रति या अन्ना हजारे ने पैदा किया था देश में घूम घूम करके, मैं भी उसका एक जी, हिस्सा था, उस गुस्से ने फिर नरेंद्र मोदी के उन सारे वायदों को जो उन्होंने 2013 से 2014 के बीच किए थे, सारे वादे जो देश के सपनों को पूरा करने वाले वायदे माने जा सकते हैं, और एक भी वायदा वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन या मातृ संगठन संघ से जुड़ा हुआ नहीं था। वो कांग्रेस के से पैदा हुए अविश्वास और गुस्से का प्रकटीकरण था। लोगों ने जी, उनको ये मान के कि ये आदमी आएगा तो हमारी समस्याओं को हल करेगा, उन्होंने नरेंद्र मोदी को सत्ता में बिठाला। नरेंद्र मोदी ने 5 साल की सत्ता में अपने वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन लोगों को उस पर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगा कि नरेंद्र मोदी जो सपना दिखा रहे हैं वो आज नहीं कल पूरा होगा। और अब जिसको आपने वैचारिक अवमूल्यन कहा, वो यहीं से शुरू होता है कि जब जनता ने चुनाव किया, उसने ये नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी जी किस विचारधारा को मानते हैं, लोकतंत्र में कितना मानते हैं, वो जिस संगठन से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके बारे में आम तौर पर जितने भी विश्लेषक हमारे यहाँ आते हैं, अभय दुबे हमारे यहाँ है, जितने भी आते हैं, अशोक वानखेड़े, ये सारे लोग कह रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा लोकतांत्रिक है ही नहीं। उनके अपने यहाँ लोकतंत्र का मुलम्मा है, लेकिन विचारधारा लोकतांत्रिक नहीं है, और लोकतंत्र को वो बहुत ज्यादा तरजीह भी नहीं देते। वो भारत के जितने समाज हैं, कमजोर वर्ग हैं, जिन्हें बढ़ाने की जरूरत है, जिनके लिए आरक्षण संविधान ने दिया, फिर वो इसलिए बढ़ाया कि सरकारें उस आरक्षण की शर्तों को पूरा करने में खुद असफल रही, लोगों की जिंदगी नहीं उठा पाई, शिक्षा नहीं फैला पाई, रोजगार नहीं खड़े कर पाई। इन सारी चीजों के अंतर विरोधों ने भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुनियादी विचार में लोगों को एक तरीके से रंगना शुरू किया, और लोगों ने ये माना कि हम, लोकतंत्र हमारे पास हो या नहीं हो, रोटी हमारे पास होनी चाहिए। जिस आइडिया को सेल किया इस सरकार ने बखूबी, और ये कहा कि अगर आप किसी तरीके के मजदूर आंदोलन करेंगे, विकास में अवरोध होगा, किसी तरह का कोई आंदोलन करेंगे, सरकार इतने सालों के 70 साल उन्होंने गिनाए कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, अटल जी की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल कर लेती है, नरेंद्र मोदी जी शामिल कर लेते हैं, उसको याद ही नहीं करते कि अटल जी ने क्या किया था, कैसे सरकार चलाई थी, उसमें क्या क्या बुनियादी तत्व थे जो भारतीय राजनीति के बुनियादी तत्व हैं लोकतंत्र के, उसको भी वो एक झाड़ू से साफ कर देते हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर ये सारी चीजें होंगी, कोई आंदोलन होगा, कोई आवाज उठेगी सरकार के कामों के विरोध में, या बैंक, रेल, इन सब चीजों को उन्होंने फिर ये नैरेटिव निकाला कि सरकार का ये काम नहीं है, इन सबको हमको प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि सरकार के हाथों में होने की वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं आए। अब लोगों की समस्याओं का इस तरीके से सरलीकृत विश्लेषण लोगों की समझ में आया कि अच्छा चलो ये भी करके देख लें। इसीलिए आप देख रहे हैं कि देश के सारे पब्लिक सेक्टर्स बिक गए, निजी हाथों में चले गए, जो बच्चे हैं वो मई तक चले जाएंगे, जनता को कोई रोष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं।
और यहाँ तक कि मजदूर संगठन भी, देश के जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उन लोगों ने भी इसका कोई कारगर विरोध नहीं किया। सांकेतिक एक दिन की हड़ताल की, काली पट्टी बांध ली, पर उस तरीके का कुछ नहीं किया जैसा जॉर्ज फर्नांडिस ने सन 74 में किया था। 3 दिन के लिए रेल बंद और सरकार को सोचने पे विवश किया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं इस विषय के ऊपर इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्य इस समय वो हैं जो परिभाषित किए जा रहे हैं संघ के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है जिन्हें आपने कक्षा 5 से और इस उम्र तक बढ़ा है रिटायर होने तक, या हम सारे लोगों ने जब पत्रकारिता करते हुए हमने जो लोकतांत्रिक मूल्य पढ़े, जिनके लिए देश ने कांग्रेस के समय आपातकाल से संघर्ष किया, जयप्रकाश जी के साथ संघर्ष किया, लोहिया जी के साथ संघर्ष किया, जन आंदोलन खड़े किए। अब उन लोकतांत्रिक मूल्यों की परिभाषा इस सरकार ने और संगठन ने बदल दी है। उस बदलने की वजह यह है कि लोगों को उस लोकतांत्रिक परिभाषा ने उनकी जिंदगी में कोई खुशहाली लाई नहीं। तो फिर ये आया कि चलो ये करके देखते हैं, शायद इससे खुशहाली आई। इसलिए जनता किसी भी चीज में सरकार का विरोध नहीं करना चाहती है और आंख बंद करके प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं वो उनकी बात को मानती है। और उसमें कई और तड़के लग गए, हिंदू मुसलमान का तड़का लगा है, पाकिस्तान का तड़का लगा है, देशद्रोह का तड़का लगा है, पत्रकारों का मुंह इसलिए बंद करना जरूरी था कि ये लोग जागृति पैदा करते हैं। आपको याद होगा एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था, देश में कोई विपक्ष नहीं है, सिर्फ प्रेस विपक्ष है। राजीव गांधी के समय भी राजनीतिक दल तो कुछ कर नहीं पाए थे। जब तक वीपी सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया था कांग्रेस से, तब तक सिर्फ जो आलोचना करता था वो प्रेस करता था। तो उस चीज को समझ करके इस सरकार ने योजना पूर्वक प्रेस को कैसे नियंत्रित करना है, और नियंत्रित व्यक्तियों से होगा, तो उसने हर जगह व्यक्तियों को बदलने की बात की। और ऐसे लोग जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से चेतन है या लोकतंत्र की मूल परिभाषा में विश्वास करते हैं, उन सारे लोगों को मीडिया से उन्होंने हटाने में एक बड़ा योजना पूर्वक रोल निभाया। और वादों को करने में अगर वो असफल होते हैं तो इसका जिम्मेदार कोई और है, सरकार नहीं है। ये भी उन्होंने लोगों को सफलतापूर्वक समझा दिया। तो इस समय आप जिस लोकतांत्रिक मूल्य की बात कर रहे हैं, वो लोकतांत्रिक मूल्य जो संघ और भारतीय जनता पार्टी समझती है, उसको उन्होंने लोगों को सफलतापूर्वक समझाया है। और ऐसे लोग जो आपके जैसे सवाल उठाते हैं, ऐसे लोग अब बहुत कम संख्या में हैं। मैं अभी अपने मित्र सुरेश खैरनार से बात कर रहा था। वो राष्ट्र सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, देश के सोचने समझने वाले व्यक्तियों में। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप लोग संप्रेषण कला में कहाँ असफल हो रहे हैं। आपकी बात जनता नहीं समझ रही है इतने सालों से, और क्यों प्रधानमंत्री जिनकी आप आलोचना करते हैं उनकी बात समझ रही है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कोई तानाशाही तो है नहीं कि आप बंदूक की राजनीति करें और तानाशाह को मार दें और दूसरा कोई उसकी जगह आ जाए, या सेना का तो शासन है नहीं। लोकतंत्र है अभी कहने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज और समझी है कि ये संविधान, इसी का सहारा लेकर के हम अपने मूल्यों को लोगों में फैला सकते हैं, लोगों को विश्वास दिला सकते हैं, जिसका वो सफलतापूर्वक प्रयोग कर रही है। दुर्भाग्य यही है कि जितने भी सोचने समझने वाले लोग हैं, उनकी संप्रेषण कला, उनकी समझदारी पता नहीं कहाँ चली गई है, या हिम्मत कहाँ चली गई कि वो आपस में इन सवालों के ऊपर बात ही नहीं करते। इसलिए यहाँ पर ये बात आपकी ठीक है। मैं भी बहुत बार कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं, बहुत सारे मैंने इश्यूज पे बात की है, लोगों से बात की है कि हमेशा ये बात तो देखने में आई है कि जब विद्रोह होता है या तो किसान या मजदूरी करते हैं, मध्यम वर्ग तो कभी विद्रोह करता नहीं है। लेकिन ये मध्यम वर्ग इमरजेंसी के टाइम में चुप था, लेकिन बाद में बहुत मुखर हो गया और उनकी प्रक्रिया शुरू थी। पर ये मध्यम वर्ग इतना शांत हो जाएगा, इतना सबड्यूड हो जाएगा, इतना चुप हो जाएगा, ये मैं मान सकता हूं। चलो मैंने सरकार में काम किया, उच्च पदों पर काम किया, तो रहते हुए सरकार में आप कुछ नहीं कह सकते, मान लिया। लेकिन बाकी सारा जो मध्यम वर्ग है, जो सरकारी नहीं है, और वो भी चुप हो जाए, उसमें शिक्षक भी चुप हो जाए, समाजवादी भी चुप हो जाए, हर व्यक्ति चुप हो जाए, तो फिर इस काल में, और जो गुरु नानक जी ने कहा था कि वो बाहर से लोग आक्रमणकारी आ रहे हैं, आप कहीं चले जाओ, तो उस चुप में और इस चुप में फिर फर्क क्या रह गया संतोष जी? मैं आपको बताता हूँ, एक आपको सत्य उदाहरण देता हूँ। जब
गजनी ने आक्रमण किया गुजरात में, तो उसने वहाँ के जो सोमनाथ मंदिर है, इसमें रहने वाले जो पंडे पुजारी थे, वो कहते थे कि चिंता मत करो, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता गुजरात में, क्योंकि भगवान शिव उसके खिलाफ हैं, वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, वो दैव सेना उतरेगी और उसे खत्म कर देगी। फिर जब वो धीरे धीरे सोमनाथ के मंदिर की तरफ बढ़ा, तो पुजारियों ने बैठ करके लोगों से कहा चिंता मत करो, वो मंदिर की सीमा में नहीं आ सकता है। वो सीमा में आ गया और उन्होंने सब गर्भगृह में चले गए और उन्होंने पता नहीं कौन कौन से शिव स्रोत पढ़ने शुरू कर दिए। अच्छा, ऐसा नहीं था कि वो नाटक कर रहे थे, उनका हृदय से विश्वास था कि गजनी मंदिर में घुस ही नहीं सकता, शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और गजनी और उसकी सेना भस्म हो जाए। वो हृदय से विश्वास करते थे। वो मंदिर में गया, उसने ऊपर तोड़ा, गर्भगृह में गया, एक एक पुजारी की उसने हत्या की, लेकिन पुजारी ये मान रहे थे कि उसकी हुई है, मेरी नहीं। वो मनोविज्ञान हमारे यहाँ काफी, हमारे कवियों ने, हमारे महाकवियों ने, तुलसीदास जी ने, मुंह दो आंख कछुनाही, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ फैली, लेकिन हमारे यहाँ कबीर की बात नहीं फैली। और इन लोगों ने जो लिखा, इधर का भी लिखा, उधर का भी लिखा, और हम लोगों ने, चूंकि हम आसान रास्ते की तलाश करते हैं, हमने अपने बचने के लिए उदाहरण रामायण से, गीता से निकाल लिए। और मध्यम वर्ग, चूंकि इस तरह के पढ़ने निकले वाले और आसान रास्ते की तरफ तलाश करने वाला वर्ग है, उसने उस समय तो सोचा कि अगर आज हम खड़े होंगे तो हमें जो बाद में सरकार आएगी, मुरारजी की सरकार जो बनी बाद में, वो सरकार हमारे लिए काफी काम करेगी देश के लिए। लेकिन सबसे पहले देश के लोगों का भ्रम तोड़ा मुरारजी भाई की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने। उसने देश में सब कुछ किया, बस लोगों के लिए अच्छे काम भी किए, पर अपनी लड़ाई से लोगों के मन का विश्वास तोड़ दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने बचपन में अपने गांव में देखा था, मैं उसको अक्सर अपने मित्रों से बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था और गांव में जो साधु पहले पहुंचते थे, आटा और दाल, कुछ पैसे नहीं मांगते थे, अपनी झोली में मांग लेते। वो जाते जाते एक घर के आगे, उस घर की जवान बहू खड़ी थी, वो थोड़ा ज्यादा रुक गया और बात करने लगा, माता थोड़ा और दे दो, माता थोड़ा और दे दो। किसी ने कहा ये साला देख रहा है ये साधु हमारे घर की औरतों को। लोगों ने पीट पीट के उसको वहां मार दिया, उस साधु को। मैं उदाहरण इसलिए देता हूं कि हमारे देश की जनता उस जनता की तरह से है जो जो डिबॉच को तो बर्दाश्त कर लेती है, गांव के लुच्चों, शोधों, गुंडों के बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर कोई साधु के भेष में आए और उससे लगे कि ये कुछ उन मूल्यों को तोड़ रहा है जो साधु के या सभ्य आदमी के हैं, तो उसके खिलाफ हथियार उठाती है। मध्यम वर्ग ने भी है कि जनता पार्टी की सरकार में, मुरारजी की सरकार में, मित्र, कोई भी ऐसा काम नहीं था जो जो वो चीज नहीं थी जो जनता को सही नहीं, सही मूल्य थे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, सीमाओं पे शांति थी, हर जगह देश में हर चीज ठीक थी। बस चरण सिंह, जगजीवन राम, मुरारजी, इन तीन के झगड़े ने उस सरकार को हटा करके और इंदिरा जी को वो दोबारा ले आए। तो ये एक मनोविज्ञान मध्यम वर्ग का होता है, जिस मध्यम वर्ग के मनोविज्ञान से आप नहीं लड़ सकते। आज उस मध्यम वर्ग को क्या सपना दिखाया गया है कि तुम थोड़ा शांति रखोगे और हमारे कामों को करने दोगे तो तुम्हारा बेटा अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में जाकर के नौकरी करेगा। नौकरी मिलेगी दो लोगों को, लेकिन भरोसा उसके ऊपर कर रहे हैं 20% आबादी का कि उनको मिलिए तो हमारे भी लोग जा पाए। फिर कोई कह देता है विदेश मंत्री धीरे से कि हम HB1 या HB2 वीजे की बात कर रहे हैं और ट्रंप ने पहले वादा किया है, ट्रंप नहीं कर पाए तो बाइडेन करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये मध्यम वर्ग अपनी सुविधाओं के का इतना कैदी है और उन सपनों पे इतना भरोसा करता है कि वो मर जाएगा, लेकिन सोचता रहेगा कि काश ये सपना हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के लिए सही हो जाए। इसलिए मध्यम वर्ग को मत कहिए। हाँ, दिक्कत यह है कि इस देश का गरीब, जिसकी थाली में, जो सवाल है मेरे दिमाग में जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि जिसकी थाली में रोटी कम हो रही है, जिसके घर में नौकरी नहीं है, जिसका पिता यानी किसान आत्महत्या आज भी कर रहा है। पंजाब में जो इतना प्रॉस्परस प्रदेश है, जहां आत्महत्या की संख्या महाराष्ट्र से और आंध्र से ज्यादा हो गई है, इसलिए हो गई है क्योंकि वो जितनी मेहनत करता है उसको नहीं मिलता है, बाजार उसको चूस लेता है। तो जहां लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं,
जवानों को नौकरी नहीं है, बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। मैंने आपको शायद अभी कहा कि अरुण कुमार जी, हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार जेएनयू के आए थे, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा जी था कि जी। देश बेरोजगारी के टाइम बम पर बैठा हुआ है। इसकी चिंता सरकार को नहीं है और उन्होंने साफ कहा कि सरकार के पास ऐसे अर्थशास्त्री नहीं है जो इन समस्याओं को समझ सके, जो ये समस्याएं बात देश बिल्कुल की सही हैं। है। जी तो मेरा ये कहना है कि मध्यम वर्ग उन सपनों का कैदी है। उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसानों को कुछ मिले न मिले, कहीं कुछ न कहीं न मिले। लेकिन एक जो कार्टून आपने कभी देखा होगा कि गधा जा रहा है, उसकी आंखें बंद है, उसके आगे उन्होंने या आंखें खुली हैं तो गाजर टांग दी है। ठीक, ये मध्यम वर्ग की हालत है। मैं खुद मध्यम वर्ग से हूँ, पर जो अंतर विरोध है मध्यम वर्ग की समझ के, उनको तो आपस में बातचीत करना ही चाहिए। और उनकी उस काहिली और नालायकी के लिए जो मध्यम वर्ग में सामूहिक रूप से फैली हुई है, उसका उसकी जितनी भी आलोचना हो, उन्हें समझाने की कोशिश होनी चाहिए। असल मध्यम वर्ग इस टाइम एक ऐसे कुएं में है जहां उसे व्यवस्था का अब मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि व्यवस्थापक कोई भी हो ऊपर बैठा हुआ, वो अपनी दुनिया में इतने गुम है कि देश किस हालत में है, देश आजाद भी है या नहीं है, गुलाम है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी एक चार दीवारी है, उस चार दीवारी से बाहर नहीं निकलते हैं। उन्हें बिल्कुल, पता है कि मुझे बिल्कुल। रोटी मिल जाएगी, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है ऊपर कौन बैठा है, चाहे वो आजाद मुल्क हो या कोई आजाद मुल्क ना भी हो। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, भूख की बात है, तो ये तो सरकार के सिलेबस में नहीं है। ये तो तीनों जो चीजें हैं सरकार के सिलेबस से बाहर है। भूख के ऊपर चर्चा नहीं होती, अगर चर्चा होती है तो ये कह दिया जाता है पार्लियामेंट में कि हंगर इंडेक्स तो एक तरह से भारत को बदनाम करने की चाल है, और अगर रोजगार की बात होती है तो वो शायद कन्नी काट के निकल जाते हैं। और कहीं महंगाई, तो महंगाई के ऊपर चर्चा ना हो तो बेहतर है, कोई करना नहीं चाहता। धर्मेंद्र प्रधान जी भी कह देते हैं अंतरराष्ट्रीय वो तो समस्याएं, हम उसमें क्या कर सकते हैं, तेल की कंपनियां दाम बढ़ाती रहती हैं, घटेंगे तो घट भी जाएंगे, लेकिन घटते हैं तो कभी घटते नहीं है। राजनीति अब एक ऐसे रंग रूप में आ गई है जहां उसकी सिंप्लिसिटी तो खत्म हो गई है, कॉम्प्लेक्सिटी ही बढ़ रही है। और लोग शायद इन हालातों में ये सोच के खुश है कि दो रोटी तो मिल रही है, इतना काफी है। मोदी जी ना होते तो शायद दो रोटी भी ना मिलती थी। आते हैं मुद्दे पे, इलेक्शंस पर। संतोष जी, 5 राज्यों के, आज बंगाल को छोड़ के बाकी राज्यों के चुनाव करीब करीब समाप्त हो जाएंगे। उनके जो आखिरी चरण है असम का भी समाप्त हो जाएगा। इतनी ज्यादा जलालत, इतनी भाषा का दुरुपयोग सभी दलों के द्वारा, इवन प्रधान सेवक के द्वारा भी, कभी कभी लगता है कि ये कौन सी भाषा का संदेश जनता को दिया जा रहा है। जिस देश के बड़े नेता, जो एक तरह से देश के व्यवस्थापक हैं, देश चला रहे हैं, वो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो भारत की तो लगती नहीं सर। ये हम कहाँ जा रहे हैं सर? क्या देखिए चुनाव की इसके तरह ही आखिरी फ्रंटियर है? देखिए इसकी चिंता आपके जैसे सोचने समझने वाले लोगों के लिए है, मेरे जैसे लोगों के लिए है जिनसे आप सवाल पूछते हैं। लेकिन क्या जनता में इसकी चिंता है? हम लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र में आखिरी फैसला तो जनता ही करती है। अभी हम जो अपने में हम एक जानकारी ले रहे थे कि इन चुनावों में किसान कोई मुद्दा है कि नहीं मुद्दा है, तो बातचीत से ये निकल के आया कि किसी भी प्रदेश में किसान कोई मुद्दा नहीं है। और बंगाल में खुद ममता बनर्जी किसानों का नाम नहीं ले रही हैं अपनी सभाओं में। मोदी जी क्यों लेंगे? ममता जी नहीं ले रही हैं। किसान अपना फर्ज पूरा करने गए थे जो बॉर्डर पे है। इनके कुछ नेता बंगाल में गए, उन्होंने चुनाव में भाषण दिए, उनकी मीटिंगें बड़ी बड़ी हुई, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए, फिर चाहे जिसको आप वोट दें। पर किसानों का मुद्दा बंगाल की जनता के बीच में भी बन नहीं पाया, हालांकि बंगाल पूरा कृषि प्रधान प्रदेश है, जी जी पूरा जी। कृषि प्रधान है, बन नहीं पाया। तो मैंने जो शुरुआत में आपसे कहा वही मैं इस मौके पर भी कहता हूं कि हमारे देश की जनता इन बुनियादी सवालों पर कुछ काल्पनिक सवालों के बीच में उलझ गई है और समझ नहीं पा रही है कि उसका उलझाव सही है या नहीं सही। मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि पहले
मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज है, वो राजनीति को एक तरीके से देखता था, सोचता था। लेकिन अब उसे लगता है कि नहीं, हम गलत करते थे और हमने जो इतने विरोधी दलों के ऊपर विश्वास किया, हमने मोरारजी भाई की सरकार को वोट दिया इंदिरा गांधी के मुकाबले जनता पार्टी को। वीपी सिंह के समय उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस के या किसी के मुकाबले हमने जनता दल को वोट दिया। वो शायद हमारी गलती थी, हमें सरकार के साथ रहना चाहिए और मोदी जी के साथ। अब अगर ये आपके लिए थोड़ा सा शोध का विषय है, 100 फोन करने पड़ेंगे आपको। आप ये देखिए कि मुस्लिम समाज के नौजवान जो इंटर से ऊपर डिग्री तक पढ़ रहे हैं, उनमें से कितने लोग समस्याओं को समझना ही नहीं चाहते और वो सीधे सरकार के साथ जुड़ करके अपनी नौकरियों का जुगाड़ करना चाहते हैं। और ये सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है, हिंदू समाज उससे 1000 गुना ज्यादा कर रहा है, अगर हम हिंदू मुसलमान में बांटे तो। दूसरा कहने का शब्द है कि इस देश में जिन जिन चीजों को समझ करके संविधान ने नियम बनाए थे, मैंने आरक्षण का जिक्र किया आपको, अब कहीं चर्चा नहीं है। सरसंघ चालक कहते हैं कि आरक्षण गलत व्यवस्था है, इससे समाप्त होना चाहिए, लोगों को खुली प्रतिस्पर्धा की छूट मिलनी चाहिए। और ये बिना जाने हुए कि एक आदमी रोज 2 गिलास दूध पी रहा है और एक को पीने को पानी भी नहीं मिल रहा है, ये दोनों क्या आपस में प्रतिस्पर्धा, जो संविधान सभा ने सोचा था, अब उसके खिलाफ नैरेटिव चल रहा है। संविधान को बदला नहीं गया है, संविधान की धाराओं को नहीं बदला गया है, लेकिन एक नैरेटिव लोगों के बीच में बनाया गया है। और जिस नैरेटिव में उनको जो उच्च भद्र लोग हैं, वोहरा जी जैसे, संतोष भारती जैसे, हमारे समाज के और हमारे आर्थिक ग्रुप के लोग उसके साथ खड़े हैं कि हाँ, ही इज राइट, ये खत्म होना चाहिए क्योंकि इससे समाज में बहुत गड़बड़ होती है। हाँ, ये अलग चीज है कि अगर कोई डॉक्टर हो तो वो मुसलमान हो तो वो प्रेफरेबल है, उसमें उनकी अपनी जाति या धर्म का डॉक्टर नहीं चलता, जो बेस्ट हो उसके पास जाते हैं। पर प्रश्न ये है कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित है। जहां पर समर्थन की बात आती है तो वो उन्हीं बातों का समर्थन करते हैं जो देश के विकास को, असली विकास को छोड़ करके, और जो विकास का नारा है, जैसे आज हमारे यहाँ आप अच्छी तरह जानते हैं, सरकार में रहे हैं, कि प्रायोरिटी सेक्टर और अलग है और कंज्यूमर सेक्टर अलग है। देश में जितना भी पैसा आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है, पर हो रहा है कि वो देश के विकास के लिए आ रहा है। जितना पैसा आ रहा है वो कंज्यूमर सेक्टर में आ रहा है, कारें बढ़िया बन रही हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर में कहीं आ नहीं रहा है। हम रेलवे को इसलिए बेच रहे हैं सरकार के हिसाब से क्योंकि हमारा घाटा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट 1400 करोड़ में बेचा जा रहा है, जबकि 1,30,00,000 करोड़ के आसपास उसकी वर्थ है खाली जमीन की। लेकिन कहीं कोई सवाल नहीं है, मीडिया में सवाल तो है ही नहीं, क्योंकि मीडिया तो अपने अंतर्विरोधों से और अपने डर से एक पैरालिसिस की पोजीशन में पहुंच गया है। इसमें मैं आपका एक मुद्दा और जोड़ दूं, भारत पेट्रोलियम जो बिक रहा है, जिसकी आपकी केरला की रिफाइनरी और मुंबई की, मैं बाकी रिफाइनरीज की बात नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ के अगर लैंड को देख लिया जाए जो हजारों एकड़ में है, तो जितने में भारत पेट्रोलियम को बेचने की बात चल रही है उससे 10 गुना ज्यादा कीमत उन जमीनों की है। बाकी मशीनरी की तो बात छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप एक की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ रेलवे के पास कितनी संपत्ति है? अथाह है। एक एक जो आप करोड़ में पूछे, रेलवे का अथाह तो संपत्ति है, गिन नहीं सकते। सेना के पास कितनी संपत्ति है? लेकिन आपने सेना की सारी फैक्ट्रियों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। जिसको कट्टा बनाने का अनुभव नहीं है, अनिल अंबानी, वो अब राफेल बनाएंगे। राफेल उस कंपनी के साथ बनाएंगे, मिसाइल उस कंपनी के साथ बनाएंगे जो भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की, जिसे बैन कर दिया था, ब्लैकलिस्ट कर दिया था, और मोदी सरकार ने आते ही उसका बैन हटाया और उसने अनिल अंबानी के साथ समझौता किया और राफेल और मिसाइल का समझौता किया। अब मिसाइल, मैं आपको खबर बता दूं कि क्योंकि हम इसके ऊपर बड़ी स्टोरी कर चुके हैं कि मिसाइल अगर हमारे देश में बन रहा है तो कौन खरीदेगा? वही जो खरीदने की ताकत रखता है या युद्ध की स्थिति में है। तो ना नेपाल के पास लड़ने की ताकत है, ना भूटान के पास है, ना बांग्लादेश के पास है।
श्रीलंका के पास नहीं है, तो ये मिसाइल कहाँ जाएगा? ये पाकिस्तान जाएगा। और ये हमने साबित किया कि यहाँ से मिसाइल की मार्केटिंग हो रही है। सिंगापुर में एक कंपनी बनी है और उस सिंगापुर की कंपनी उन्हीं मिसाइल्स को जो अनिल अंबानी जी जिसे बना रहे हैं या जिसकी फैक्ट्री डाली है उस साउथ अफ्रीका की कंपनी के साथ, ये पाकिस्तान को बेच रहे हैं। तो हमारी देशभक्त सरकार को ये सब नहीं पता है ऐसा नहीं है, उसे पता है, लेकिन वो चाहती है कि हमारे यहाँ से चीजें, क्योंकि जब तक पैसा आता है तब तक वो बाजार के हाथों में हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण संपत्ति है वो दे रहे हैं। और जब ये बेचने से बच जाएगा तब फिर तो ये होगा कि आप उत्तर प्रदेश कितने रुपए में 5 साल के लिए ले रहे हैं, बिहार कितने में ले रहे हैं, कश्मीर कितने में ले रहे हैं। इस कॉर्नरी तो यही है ना, जिस तरीके से सरकार बेच रही है कि राज्य चलाने का आपको अनुभव नहीं है, आप उन्हें दीजिए कॉर्पोरेट को जो राज्य को मैनेज कर सके। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मजाक में, कल्पनाओं में भी सोचने में भयावह लग रहा है, पर आपके देश में तो हो रहा है। हो रहा है। रेलवे के नेता आ रहे हैं बोरा जी, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे सबसे प्रॉफिटेबल रूट थे वो आपने प्राइवेट ट्रेनों को दे दिए। पैसेंजर ट्रेन आपके पास है नहीं, चलाने का टाइम टेबल नहीं है, आप कहते हैं उसमें घाटा पड़ता है, तो गरीब आदमी कैसे चलेगी? गरीब आदमी फिर वही है पुराना, पैदल और ऊंट पे चले, बैलगाड़ी पे, भैंस गाड़ी पे। मेरा कहना है कि आप इस पहले सरकारें ये मानती थी कि आदमी के मरने की जिम्मेदारी उसकी है अगर वो भूख से मरता है, आदमी के चलने की जिम्मेदारी उसकी है जो सड़क बनाता है, पीने की जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन अब तो उल्टा हो गया है, आपको पानी पीना है तो बोतल पे टैक्स दीजिए, बिस्लरी पे या जो भी दूसरे ब्रांड की किल्ले हो, आपको सड़क पे चलना है टोल टैक्स दीजिए, नहीं आप नहीं चल सकते हैं। कुछ भी आपको करना है उसको आपको पैसे देके खरीदना होगा। अब इस देश की 70% आबादी खाने का पैसा नहीं जुटा पा रही है, उसको आप कह रहे हैं कि पैसा दो। तो ये जो अंतर विरोध है, ये अंतर विरोध बढ़ते बढ़ते सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेगा तो देश की सिर्फ लोकतंत्र छोड़ दीजिए और चीजों की क्या हालत होगी। कहीं हम किसी एक ऐसे अकल्पनीय अनार्किज्म के जाल में तो नहीं फंसने जा रहे हैं। अब ये हो सकता है लोग कहेंगे कि तुम ज्यादा देख रहे हो, खुर्दबीन से देख रहे हो चीजों को, दूरबीन से देखो, खुर्दबीन में ज्यादा कीड़े नजर आते हैं। तो सवाल ये है कि अब चूंकि हम देख रहे हैं, हम क्या करें? हम सोचने से बाज आ नहीं सकते। हमने जिन लोगों के साथ पत्रकारिता सीखी, जिन लोगों को हमने राजनीति करते देखा, उनमें जयप्रकाश नारायण जी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जैसे नेता थे। पर हम उस चीज को जो समझते हैं वो हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक, अगर 1 मिनट का टाइम दे तो लोकसभा का एक किस्सा आपको बताता हूँ। जी जरूर, जी जरूर। लोकसभा में चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो चुके थे। जी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हो गए थे और चंद्रशेखर जी के आर्थिक सलाहकार मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री बनाया था। वित्त मंत्री ने अपना प्रसिद्ध भाषण सारे देश को किस तरीके से आर्थिक उदारीकरण के रास्ते में ले जाएंगे वो, और था कि इंस्पेक्टर राज से हम देश को मुक्ति दिला रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा भाषण दिया। भाषण देने के बाद चंद्रशेखर जी खड़े हुए उसका जवाब देने। उन्होंने कहा था कि 20 साल में देश स्वर्ग में हो जाएगा, बिजली फ्री हो जाएगी, स्कूल फ्री हो जाएंगे, हम दुनिया से टक्कर लेने लायक हो जाएंगे, आदि आदि उन्होंने सारी चीजें कह दी कि देश स्वर्ग हो जाएगा 20 साल के बाद। चंद्रशेखर जी खड़े हुए, उन्होंने कहा, अब ध्यान से सुनिएगा, भाषण दिया, पिन ड्रॉप साइलेंस। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि 20 साल में देश स्वर्ग हो जाएगा, 20 साल में देश नर्क से बेहतर हो जाएगा, नर्क से बेहतर होगा, मतलब महानर्क हो जाएगा देश, चंद्रशेखर जी ने कहा। और उन्होंने उनकी एक एक चीज का उदाहरण दिया कि जो आप कह रहे हैं कि रोजगार मिलेंगे, रोजगार खत्म हो जाएंगे 20 साल में, मल्टीनेशनल्स यहाँ आ जाएंगी, देश कॉर्पोरेट के सेक्टर उसमें जाल में फंस जाएगा, आधे आधे वो भाषण में। प्रधानमंत्री खड़े हुए। लोकसभा की आपने परंपरा देखी होगी कि जब बड़े लोग खड़े होते हैं दूसरा हील कर लेता है, बैठ जाता है। चंद्रशेखर जी बैठ गए। चंद्रशेखर जी बैठ गए। नरसिम्हा राव ने कहा कि चंद्रशेखर जी, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये तो आपके आर्थिक सलाहकार थे जिनको मैंने वित्त मंत्री बनाया, और ये मान के बताया, बड़ी गंभीरता से नरसिम्हा राव ने, मैंने ये मान के बनाया कि ये आपके विचारों को जानते होंगे और आपको मैं बहुत स्नेह करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, तो उन आर्थिक विचारों को ये ठा लेंगे। तो इन्होंने जो बनाया, मैं तो यही समझ रहा था कि आपका यही विचार है। चंद्रशेखर जी खड़े हुए।
नरसिम्हा राव जी बैठ गए प्रधानमंत्री। चंद्रशेखर जी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको चाकू दिया था सब्जी छीलने के लिए, आप तो उससे सब्जी छीलने के लिए आप उससे दिल का ऑपरेशन करने लगे। जी 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 जी। लोकसभा में सन्नाटा। देखिए, बड़े लोग 2 वाक्य में कैसे अपनी सारी बात कह देते हैं। उन्होंने पूरी आर्थिक स्थिति, नरसिम्हा राव की समझ, मनमोहन सिंह का वक्तव्य 2 वाक्य में खत्म कर दिया कि चाकू मैंने सब्जी छीलने के लिए दिया था, दिल के ऑपरेशन का वो चाकू नहीं था, वो अलग चाकू था। तो मैं ये स्थिति इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमारा देश कुछ करने की बजाय अकर्मण्यता के जाल में फंस गया है और सपने उसके दरवाजे पर आकर के सेंटा की तरह से कुछ छोड़ के उपहार जाएंगे और वो गदगद हो जाएगा। मुफ्त में सवेरे घर के दरवाजे के ऊपर छप्पर फाड़ के ईश्वर ने पैसा दे दिया, इस सपने में डूबा हुआ है और उसमें फिर लोकतंत्र कहीं रहता नहीं, देश कहीं रहता नहीं। फिर जो आपको दिखाता है वही रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और चिंताएं तो मेरे मन में भी हैं, आपके मन में भी हैं। सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, पर भारत करीब करीब उसी रास्ते पे चल रहा है जहाँ पे अभी पीछे चर्चाएं निकल कर आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से कि तीनों देशों की ट्रेजेक्टरी कुछ कुछ एक जैसी है। एक आपके तुर्की के एर्डोगान साहब, ब्राजील के बोल्सोनारो और भारत के मोदी साहब। तीनों देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो ऑलमोस्ट क्या कहें, गर्त में चली गई हैं। लेकिन इनके अपने राष्ट्रवाद जिंदाबाद हैं और वो चल रहे हैं, उसी की रोटी अभी सेक रहे हैं और लोगों को खिला भी रहे हैं। लोगों को पता भी है कि शाम को मुझे खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन जब उसको पुलवामा और बालाघाट दिखाया जाता है तो उसको लगता है कि अब मेरी शायद सालों साल को मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन जब अपनी थाली की ओर देखते तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। दूसरी चीजें निकल कर आ रही हैं, खासतौर से अभी मैं एक टेलीविजन के ऊपर एक एक्सपर्ट के तौर पे एक कार्यक्रम में था, तो प्रश्न निकला था भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के खास तौर से क्वेड का। और उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने उठाया था, मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने एक बात कही इंपॉर्टेंट। वो ये बात कही कि ठीक है, हम क्वेड का हिस्सा हैं, लेकिन चाइना से जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं उसको आप डी लिंक करके देखिए। महत्वपूर्ण बात थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। साथ में आपके जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो थे योशिहिदे सुगा साहब से, उनकी बर्ताव थोड़ा अलग है। जो पहले प्रधानमंत्री थे उनके मुकाबले वो ज्यादा करके मामलों में चुप रहते हैं। जो जहां चाइना का मुद्दा आ जाता है वो ज्यादा बोलते नहीं है उसके अंदर। अभी जब बात उठी, जब क्वाड की मीटिंग हुई, तो उसमें 2 चीजें निकल के आई। एक चीज खास तौर से जिसको बैकग्राउंड में रखा गया, पब्लिक के सामने नहीं लाया गया, जो मेरे सूत्र बताते हैं, वो थी रेयर अर्थ के ऊपर बातचीत। और रेयर अर्थ पे जो बातचीत हुई है उस वक्त चाइना का प्रभुत्व पहले 90% के आसपास, अब 60-65% है। और रेयर अर्थ के बिना कोई इंडस्ट्री चलती नहीं है। जापान मार खा चुका है, घुटनों के बल पर जाके चाइना से माफी मांग चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी मांग चुका है, तब कहीं जाके आपके वो रेयर अर्थ की सप्लाई शुरू हुई है। इन हालातों में जहां पे ट्रेड बिल्कुल अलग रखा जा रहा है और बोइंग का स्टेटमेंट आता है 4 दिन पहले कि बाइडेन साहब अगर ह्यूमन राइट्स के मामलों को ट्रेड से अलग रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, वो हमारे लिए बेहतर होगा, आने वाले अमेरिका के लिए बेहतर होगा। भारत अब संतोष जी, इंटरनेट की समस्या आ गई जी, मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा यहाँ पर समस्या आ रही है। अभी थोड़ा आवाज आ रही है सर? कोई बात नहीं, वो दिल्ली में आती है, मुंबई में भी आती है, कोई बात नहीं। हम डिजिटल इंडिया हैं तो इसके दुष्परिणाम तो भोगने ही पड़ रहे हैं। जी जी। जी, एक मुद्दा जिसमें चर्चाएं थोड़ी सी पहले काफी हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत, बांग्लादेश और वियतनाम अर्थव्यवस्था पे आते हुए, जहां वियतनाम ने इस साल इंडिया को एक्सपोर्ट्स में बीट किया, और चूंकि मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ाता आया हूँ हाई लेवल पे, काफी ज्यादा सब्जेक्ट भी रखे हैं, एक टीचर के रूप में भी रहा हूँ, ऑफिसर तो था ही। 2015 की बात है, शायद बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई गई मोदी जी के द्वारा और हमारा एक्सपोर्ट होता था $315 बिलियन के आसपास मर्चेंडाइज गुड्स का। 2020 का टारगेट रखा गया $900 बिलियन। ये प्रिंटेड है सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर।
और हम वहां से निकलते निकलते 300 से भी नीचे खिसक गए। खिसकते खिसकते पिछले साल बड़ी मुश्किल से हम 2019-20 के अंदर हम 315 पे वापस आते हैं और इस साल खिसक के हम 290 पे चले जाते हैं। जो देश 2 से 3 चीजों के अंदर अर्थव्यवस्था में नहीं संभल पाता है, एक एक्सपोर्ट्स, दूसरा टैक्स कलेक्शन जो बहुत ही डाउन है, तीसरा इन्वेस्टमेंट और चौथा एक्सपेंडिचर। अगर चारों के चारों पैरामीटर ही डाउन हो पिछले कई सालों के अंदर, तो फिर किस अर्थव्यवस्था के बुलबुले बनाए जा रहे हैं और गुब्बारे बना के पेश किए जा रहे हैं। हम किसी भी किस्म का कोई एक बोल्ड एक स्टेटमेंट नहीं देते हैं, एक हम डिसीजन नहीं ले सकते। हम बात कर रहे हैं 10 सालों से, हम एफटीए साइन नहीं करते, ब्रिटेन के साथ, ईयू के साथ, अमेरिका के साथ, आरसीईपी से बाहर हो जाते हैं। एक 9.5 करोड़ के वियतनाम को डर नहीं लगता एफटीए साइन करने में, पहला एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते ईयू के साथ या आरसीईपी में जाते हुए हमें बहुत डर लगता है सर। जो डरते हैं ना सर, मैंने तो बहुत ब्यूरोक्रेसी देखी सर, जो डरते हैं वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते कभी, और डरे हुए देश कभी अर्थव्यवस्था में ऊपर नहीं जाते हैं। अगर हमारी सबसे बड़ी कोई कमजोरी है तो वो हमारी नीतियां नहीं है, हमारा डर है। जो डर हमें डिसीजन नहीं लेने देता किसी भी चीज में। इसलिए एक्सपोर्ट में भी वही, इन्वेस्टमेंट में भी वही, एक्सपेंडिचर में भी वही, और एफटीए ना साइन हुए हैं ना होंगे। आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप अर्थव्यवस्था को बहुत नजदीकी से समझते हैं, समाज को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं। ये डरा हुआ भारत सामना कैसे करेगा और 10-12 सालों में, जब चाइना का ट्रेड 28% से बढ़ के 40% हो जाएगा, जो उसका टारगेट है आज से 12 साल बाद सर। देखिए, हमारे अपने अंतर्विरोध बहुत कमाल के हैं। 2014 से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जानने वाले, समझने वाले, विश्लेषण करने वाले और रास्ता सुझाने वाले लोग सरकार के परिक्षेत्र से बाहर चले गए हैं। जो थोड़े बहुत थे भी वो रिजाइन करके चले गए। इस समय सरकार के पास मेरा ख्याल है 2017 से अर्थव्यवस्था के जानकारों का अकाल पड़ गया है, जो ना समस्याओं को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ना उसकी रेमेडी तलाश पाते हैं। उस स्थिति ने हमको हर जगह पे जड़ कर दिया है। हम हर जगह स्टैटिक हो गए हैं, जो जिस चीज को आप कह रहे हैं। लेकिन मैं इससे और खतरनाक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप अगर रिसर्च करेंगे या तो आपको पता होगा, देखिए इस समय दुनिया में जिसकी लीडरशिप बिल गेट्स के पास है, एक नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की कोशिश हो रही है, जिसकी चाबी 1% दुनिया के लोगों के पास है, जिनका मूल इजराइल है, जो जिनको कहते हैं। सारी चीजों का कंट्रोल उनके पास है। इस दुनिया का सारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था 1% लोगों के पास है, उनके पास कंट्रोल है। तो अब सारे देश में एक यूनिफाइड इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की तैयारी हो रही है, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है, जो यूरोप और स्वीडन जैसे देशों के अर्थशास्त्री जिनसे मेरी बात हुई है, कि कोविड उसी का एक हिस्सा है। कोविड को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया, कोविड जानबूझ करके बढ़ाया गया, इसको जानबूझ करके, क्योंकि कोविड की सारी चीजें किसी रेमेडी से नहीं जुड़ी हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़ी। अब सरकार ने, बिहार की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है कि आप सरकारी दफ्तरों के अधिकारी दफ्तर में जा ही नहीं सकते जब तक वैक्सीन का सर्टिफिकेट न दिखाएं, और जो मिलने आने वाला है वो भी अंदर नहीं जा सकता जब तक वैक्सीन का सर्टिफिकेट न दे। वैक्सीन हमारे यहाँ 4 कंपनियां बना रही, जिनमें 2 कंपनियां सरकार उनको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब क्यों कर रही है, हर एक को क्यों लगा रही है, वो एक अलग चीज है। पर सारी दुनिया में जो दावा करती हैं कि हमारा रिजल्ट 90% के आसपास है, वो हिंदुस्तान में घुस नहीं रही। ये कोई दावा नहीं करती, 60% का दावा करती हैं, जिनको इस समय हिंदुस्तान के हर नागरिक को वैक्सीन लगाने का दावा किया जा रहा है। जो सबसे बड़ा उलटफेर है इसमें, जो डॉक्टर कहते हैं सरकार कि जी। सर ये उल्टी रीत इसलिए है क्योंकि इस वैक्सीन की अगर ये कारगर है तो सबसे ज्यादा जरूरत है नौजवानों को, कि नौजवान जो 30 साल 35 साल तक की उम्र के हैं, वो धड़ाधड़ अगर मर रहे हैं, उनको जरूरत है, उनकी जगह पे आप लगा रहे हैं
60, 65, 70, 90 साल के लोगों को, जिनकी क्लॉटिंग हो रही है या जो बीमारियां हैं वो अपने आप में बढ़ रही हैं। जी तो कुल मिला के इस देश को नौजवानों का देश, ये बेवकूफ़ी की बात लग रही है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को किस तरीके से आप जल्दी इस दुनिया से विदा करें, इसकी कोई रणनीति बनी हुई है। अब ये जो वैक्सीन आ रही हैं हम दुनिया में और हमारे देश में, इसका एक सब जो कि कोविशील्ड की तो जो वो है, जो जो उसमें क्या क्या डाला है उन्होंने, उसकी सूची में वो सारी चीजें हैं जो आदमी को नपुंसक बनाती हैं। अगर जवान 40 साल का, 30 साल का कोई भी वैक्सीन लगा ले, तो वो वैक्सीन उसको फर्दर फर्टिलिटी के लायक नहीं रखता है, औरत हो या आदमी। इसके पहले आपको एक बात बताऊं, 2012 और 13 में इस देश में बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इस देश को करोड़ों वैक्सीन की मैगजीन दी, इस बहाने की मजदूर औरतों को लगाया जाए और मजदूर औरतों की इससे विटामिन वगैरह की जरूरत पूरी होगी। और फ्री वैक्सीन हमारे देश में हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के सरकार के सहयोग से लगी। उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि हम लोगों ने एक बड़ी स्टोरी की जिसके ऊपर हमारा अखबार है चौथी दुनिया, उसने लीड स्टोरी की इस सवाल के ऊपर, और हमारे संवाददाता जी, लगता है आप अनम्यूट कीजिए सर। मजदूर औरतें हाँ जी उसके बाद प्रजनन नहीं कर पाई, बच्चा नहीं पैदा कर पाई। वो हमने तथ्य के साथ दिया, जिसको कि सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट, उसको बड़ी नाराजगी हुई, हमसे संपर्क किया, फिर टेलीविजन चैनल्स ने उसको कवर किया। सबसे बड़ी चीज है कि सब चुप हो गए, और मिलिंडा और बिल गेट्स ने हमको कितने रुपए ऑफर किए होंगे मैं आपको अंदाज नहीं बता सकता। हम लोगों ने उसको नकार करके इसके ऊपर 3 स्टोरी की। और इनके नेता हैं बिल गेट्स, जो दुनिया में आबादी को कंट्रोल करने की योजना बना रहे हैं। इस समय अगर आप देखें, इजराइल का और मुस्लिम देशों का, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल जी 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 है, जिसमें दुबई भी शामिल है, शारजा शामिल है, इन सारे देशों के साथ, और अब वो कतर वगैरह चले गए हैं, जी जी जो इनका आदान प्रदान हुआ है, उसकी बुनियादी शर्त क्या है कि हम आपको वैक्सीन देंगे और आप वो वैक्सीन अपने यहाँ लोगों को लगाएंगे ताकि आबादी पे नियंत्रण रखा जा सके। तो आबादी नियंत्रण का यही मतलब है कि दुनिया में जो नई अर्थव्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं अफ्रीका में, और खासकर जिनकी आबादी ज्यादा है, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है, मुस्लिम, उनकी आबादी को इस टीका वैक्सीन से इसको रोकने की कोशिश हो, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कानून आप नहीं बना सकते। जी हिंदुस्तान का उदाहरण इंदिरा गांधी के समय का सारी दुनिया के सामने, रिवोल्ट हो जाएगा। तो वो मत करो, इस तरीके से करो कि लोग उसको स्वेच्छा से लगवाएं, जी कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी विटामिन बढ़ेंगे। इसी बहाने वो लग रही है और फ्री लग रही है। तो अभी जो नई वैक्सीन आई है, जिसको आप और हम लगवा रहे हैं, जिसको सरकार कह रही है कि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, रेल में नहीं चढ़ सकते, सड़क पर ट्रैवल नहीं कर सकते, वहां वो पुलिस वाला पूछेगा दिखाओ, जैसे मध्य प्रदेश और बिहार के कई जगह में ऑर्डर उन्होंने कर दिया है, बिना वैक्सीन के आप सर्टिफिकेट दिखाए आप घुस नहीं सकते। ये सारी दुनिया में जो नई अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है, उस कोशिश का एक प्रयोग स्थल हमारा महान भारत देश है, जिसमें सरकार उस प्रयोग को करने दे रही है और हम लोग गिनी पिग की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। पर और ये ये पर ये पर ये बात भी जनता के सामने नहीं आ पा रही है। मैं हिम्मत करके बोल रहा हूं, क्योंकि हमने 11-12 में इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी की थी, लीड स्टोरी की थी, और बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को हमने चैलेंज किया था कि आप हमारे सामने सबूत लेके आइए, हम आपको कोर्ट में जवाब देंगे। नहीं आए वो हमारे पास, वो पैसे से खरीदने की उन लोगों ने कोशिश की। हम नहीं बिके, दुर्भाग्य है हमारा, हम बिक जाते तो अच्छा ही होता, आज की दुनिया में रहने लायक नहीं, होते। हमें आपकी तो जरूरत है, तो भारत तो को मैं आपकी तो जरूरत है। मैं आपको यही कह रहा हूँ वोरा साहब, कि हम ऐसी समस्याओं से गए हैं जो जनता की नजरों से और मीडिया की नजरों से, और मीडिया की नजरों को पता भी हो तो वो तो समर्थन में ही तर्क देंगे। जैसे किसान आंदोलन में आपने एक ध्यान दिया होगा कि किसान आंदोलन में मीडिया, ये जो दरबारी चैनल है, हमारे मित्र हैं विनोद दुआ, वो उन्हें दरबारी चैनल कहते हैं, मैं उन्हीं का नाम लेके कहता हूँ क्योंकि मेरा शब्द नहीं है। वो जो दरबारी चैनल है, वो तर्क नहीं देते जो किसान उन्हें देते हैं, जवाब देते हैं इन कृषि कानून के विरोध में। वो तर्क देते हैं जो सरकार देती है कि हमने 5 में से
दो मांगे तो मान, कुछ ही मांगे तो रह गई हैं, उस पे किसान समझौता कर लें। इस तर्क को लोगों के पास तक पहुंचाते हैं और जो जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास, इसके ऊपर भरोसा करने लगा कि किसान बेकार यहाँ बैठे हुए हैं। मध्य वर्ग की औरतों का बड़ा हिस्सा ये फैसला ये मतलब मान रहा है कि किसान व्यर्थ में यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, वो देश के लिहाज से कितनी खतरनाक स्थिति होगी, कॉर्पोरेट के पास जमीन चली जाएगी, वो सोचना ही नहीं चाहते इसके। वो कह रहे हैं सरकार जो कर रही है आप उसको रोक रहे हैं और आप जानते हैं कि आप जिस मीडिया पे बैठे हैं, सोशल मीडिया पे, सरकार ने नियम बना दिए हैं कि इस तरीके की बातचीत जो आप और हम कर रहे हैं, ये देशद्रोह की श्रेणी में भी अगर पुलिस का कोई अफसर चाहे तो ला सकता है कि आप उस चीज का विरोध कर रहे हैं जो सरकार देश के लिए सही मान रही है। और यही उस नियम की टैगलाइन है कि आप देश के लिए जो सरकार सही मानती है, आप उसका विरोध नहीं कर सकते, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, उसमें बहस नहीं कर सकते। सही कहा आपने। इसलिए हम जहाँ खड़े हैं वो पहाड़ का वो किनारा है जहाँ से आप नीचे गिरेंगे तो सिवाय नीचे बर्छी या कांटों के और मौत के और कुछ है नहीं। सही कहा आपने बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ों का आपने जो इस टाइम विश्लेषण किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। बातें बहुत सारी हैं मुझे पास, मुद्दे भी बहुत सारे हैं, थोड़ी समय की बाध्यता है और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि किसी एक और समय में श्री संतोष जी हमारे शो में आए, हम आपस में बात करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ, नज़दीक से भी समझता हूँ। जो कुछ बातें उन्होंने कही कि जो अंदर की बातें होती हैं उनको भी कई बातें जो हैं उनको भी अच्छे ढंग से समझता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के 15-20 साल उसी विभाग में रहते हुए इंटेलिजेंस में काम किया है। तो क्या लिप्स सील्ड हो जाते हैं तो देश विदेश में जो चलता है, जिस ढंग से राजनीति होती है, कई बातें संतोष जी ने बताई भी हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड अंदर जाके और भी गहरी कुछ दुनिया है, कुछ और भी गहरी खाइएं हैं, कभी जिनके बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं और जिसको कई बार सरकारी फाइलों में फॉर योर आइज ओनली कहा जाता है, वो वहीं दफन रह जाती हैं और वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी की फाइल भी एक कह सकते हो। बहुत लोग कहते हैं मैं आऊँगा तो पूरी तथ्य उजागर कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर जो अंतर्राष्ट्रीय जगत की बाध्यताएं होती हैं, जो संबंध होते हैं या कुछ समीकरण होते हैं, उनको तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम इतने भारी हो जाते हैं कि शायद हो सकता है एक चीज तो प्राप्त कर लोगे लेकिन 100 चीजें खो दोगे, और वो जो खोना होगा वो शायद इतिहास में एक डिसास्टर के रूप में अंकित हो जाएगा, जैसे कि एक परमाणु बम की तरह होता है। तो इसलिए इन चीजों में बहुत सारी चीजें छुपी ही रहती हैं और फॉर योर आइज ओनली ही रहती हैं। ये बात खुद देखी भी है, समझी भी है, और जो संतोष जी ने बात कही वो उसी ओर इशारा करके कही है। संतोष जी, जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी आपसे? बस एक ही चीज की जो काम आप कर रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, जिस तरीके के विषय उठा रहे हैं, इन विषयों को उठाना जारी रखिए। सिर्फ एक ही ख्वाहिश, बात करने वाले लोग खत्म हो रहे हैं इस देश से कम बात तो करते रहिए। रघुवीर साहब की एक कविता है कुछ तो होगा यदि मैं बोलूंगा। तो यदि मैं बोलूंगा में वोरा साहब हैं, ऐसे लोगों को प्रेरित करें कि बात करें आपके साथ आकर के, ताकि आपके दर्शक सुन सकें और वो आगे बात कर सकें। इसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ करीब कुछ हफ्ते पहले विजय बहादुर सिंह जी आए थे, जो काफी फेमस हिंदी साहित्य से जुड़े लेखक हैं। उन्होंने एक बात कही थी, एक लाइन कही थी, यहाँ पे मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि 1947 से पहले भारत गुलाम था, भारतवासी आजाद थे। 1947 के बाद भारत आजाद है, पर दिन प्रतिदिन भारतवासी गुलाम होते जा रहे हैं। ये बात उन्होंने कही थी और मैं इसको 2-4 जगह दोहरा चुका हूं। मुझे लाइन पसंद आई, इसलिए मैंने बिल्कुल सोचा कि बिल्कुल आप बिल्कुल जैसे व्यक्ति बिल्कुल। के सामने उसको दोहराया जाए। हम अपने प्रयास जारी रखेंगे, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी, एक ज्वलंत मुद्दों को, जो एक अच्छे मुद्दे हैं उनको हम उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। और संतोष जी जैसे जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनका साथ मिले, हम और लंबी दूरी तक जाएंगे। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, व्यवस्था के ऊपर राज करने वाले भी आएंगे, जाएंगे,
ये देश यही था, यही रहेगा। हम इमरजेंसी भी देख के आए थे, हमने ये युग भी देखा है, हम आने वाला समय भी देखेंगे इंशाअल्लाह, इसमें कोई शक वाली आपको आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शक मित्रों, हमें दीजिएगा आज्ञा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए विद्वान के साथ, नए मुद्दे के साथ, इसी शो के ऊपर। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और एक बार फिर से सर आपका बहुत-बहुत आभार।